Hi everyone, my name is आयशा रहमान और आज से हम लोग कॉमर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिलेवेंट है हर एग्ज़ाम्स के लिए हम वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज है हमारा टॉपिक नंबर 1 विच इज़ प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। जब एक बिज़नेस को रन करना होता है तो हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक शख्स है जिसका नाम है हेनरी फ्योल। तो उस शख्स का नाम है हेनरी फ्योल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हेनरी फ्योल ने ऐसे कौन से 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जिसके थ्रू मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है। ओके, तो ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। आई हैव डन BCom, then MCom, and currently I'm preparing for UPSC and state PCs. रिसेंटली UGC नेट भी दिया है एंड आई होप वो टाइमली अभी मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए। चलो लेट्स स्टार्ट। ये सब मेरे बारे में था। अब करते हैं हेनरी फ्योल के बारे में बातचीत शुरू। तो सबसे पहले बेसिक मीनिंग पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल ट्रुथ्स और गाइडलाइंस दैट गाइड मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। ये वो ट्रुथ है, ये वो सच्चाई है और ये वो चीज़ें हैं गाइड, जो जैसे हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं ना, गाइडेंस। तो ये वो गाइडेंस है जो गाइड करता है कि कैसे मैनेजमेंट को अपने एक्शंस लेने चाहिए और कैसे अपने डिसीजंस को रखना चाहिए। ठीक है, दे आर नॉट रिजिड लॉज बट फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब जो फिक्स होते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं लॉज, ये फ्लेक्सिबल होती है। जैसी जैसी सिचुएशन आती है उस हिसाब से ये अपने लॉज में चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोविड, कोविड के वक्त कुछ और बात थी और आज हमारी कुछ और सिचुएशन चली है। अब सब कुछ नॉर्मल है तो अब मैनेजमेंट अलग तरीके से किया जाता है। उस वक्त वर्क फ्रॉम होम था और अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि जब एलपीजी का रेट इंक्रीज़ हुआ था तो बहुत सी होटल इंडस्ट्रीज़ शट डाउन हो गई थी, तो वहाँ पे मैनेजमेंट इतना एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही एलपीजी की सप्लाई फिर से रिवाइव हो चुकी है, फिर से वापस आ गई है, अब हमने ऐसा भी कोई शटडाउन या फिर कॉलेज शटडाउन नहीं देखने को मिलता है। चलो, तो ये क्या होते हैं, ये कोई फिक्स लॉज नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये सिचुएशन बेस्ड डायरेक्टिव्स होते हैं जो डिराइव होते हैं एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगा वैसे वैसे ये लोग भी अपने लॉज, अपने कानून को बदलते रहेंगे और अपना मैनेजमेंट बहुत बेहतर बनाएंगे, जिससे ये अपना गोल जो क्या होता है हमेशा एक बिजनेस का, प्रॉफिट मोटिव, उसको ये अचीव कर सकें। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये किस में मदद करते हैं? सबसे पहले इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, कि हम जो एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो एक काम करना होता है किसी ने, वो और उसको और अच्छे तरीके से करे। फॉर एग्जांपल कोई इंसान 1 आवर में, वन वन डे में ओनली 15 शर्ट बना पाता था। ठीक है, कहाँ गया मेरा पेज। फॉर एग्जांपल कोई एक एक एम्प्लॉय है, वो 1 आवर में सिर्फ 15 शर्ट्स बना पाता था। ठीक है, नॉट 1 आवर, 1 डे रख लेते हैं। ठीक है, अब उनका अब मैनेजमेंट इतना अच्छा हो गया है कि उन्होंने ध्यान रखा है, एनवायरनमेंट बहुत प्रॉपर दिया है। इस वजह से अब क्या है, उसकी जो काम करने की क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। क्या पता वो अब एक डे, 1 डे में 25 to 30 शर्ट्स को बना सके, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
तो ये क्या है, हेल्प करता है किसमें, इम्प्रूव करने में एफिशिएंसी को। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़। ये सिंपल है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में अगर हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस होंगी कि कैसे करना चाहिए, तो हम वो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थर्ड, इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन। एक लोगों के बीच में एक अनुशासन अनुशासन रहेगा। सॉरी, मेरी हिंदी के वर्ड्स थोड़े से ख़राब हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट। सो क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर एक नॉर्मल डिसिप्लिन रहे, ठीक है, मिनिमम डिसिप्लिन मेंटेन रहे। फोर्थ इज़ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी उस कंपनी के, उस इंस्टीट्यूशन के जो भी गोल हैं उसको अचीव करने में ये सिद्धांत मदद करे। ऐसा बोला गया था हेनरी फ्योल द्वारा, ठीक है। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि अगर ये सब चीज़ अचीव करनी है तो हमें कुछ 14 चीज़ें हैं, 14 सिद्धांत हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं, उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इस बारे में देखते हैं। सबसे पहले हेनरी फ्योल, जो 1841 से लेकर 1925 तक रहे, एंड इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी मैनेजमेंट पहले के वक्त और आज के उसमें हो गया ना, एडवांसमेंट हो चुकी है, ओल्ड एंड मॉडर्न। पहले इस लेवल का कंपटीशन नहीं होता था, इतनी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो जी इन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, ये चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन दोनों के लिए ही रेलिवेंट होंगे। तो इनका सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी ने ये कहा कि जो जिस काम में बहुत बेहतर है, जो बहुत अच्छा है उस कार्य को करने में, उसे उस हिसाब से कार्य दे दो, ठीक है, उसको उस हिसाब से उसको असाइनमेंट प्रोवाइड कर दो। फिर क्या होगा, वो उस फील्ड को बहुत एफिशिएंटली, बहुत प्रोडक्टिवली काम करेगा। और जैसे ही उसने अपना उस दिल लगा के काम करा उसमें, है ना, हर चीज़ उसने प्रोडक्टिव वे में वो असाइनमेंट को कंप्लीट करा, तो वो मैनेजमेंट के लिए उतना ही बेहतर है, ठीक है। तो इसलिए कहा है स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसलिए हमें कार्य को, जो वर्क है, उसको डिवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। डन, ठीक है। अथॉरिटी मस्ट बी अकम्पनीड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये बोला गया है कि अगर अथॉरिटी ज़्यादा दी जाए, याद रखना, अगर अथॉरिटी ज़्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो वो शख्स अपना पावर का मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे उसे अथॉरिटी है किसी भी एम्प्लॉय को निकालने की, ठीक है, या फिर किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को संभालने की, तो वो उस अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है, उस पावर का मिसयूज़ कर सकता है। और याद रखना, अगर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाए कि अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसके पास इतनी अथॉरिटी भी नहीं है कि वो उसके पास इतनी छूट नहीं है कि वो कैसे कार्य करे, काम करे, तो वो उसका टास्क क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, ये बोला गया था किसके द्वारा, हेनरी फ्योल, ठीक है। तो एक जैसे डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी होती है कि वो इम्पोज कर सकता है क्या, सेक्शन 144, बट मस्ट जस्टिफाई इट्स यूज़ लीगली। सेक्शन 144 सिंपल वे में ये होता है कि अगर डीसी या डीएम ये बोल देता है कि आज के बाद, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, कोई भी 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक साथ अ, इकट्ठे नहीं हो सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने वो इम्पोज तो कर दिया, उन्होंने अपनी अथॉरिटी का यूज़ तो करा कि ऐसी कोई गाइडलाइंस दे दी, बट मस्ट बी जस्टिफाई इट्स यूज़ लीगली। बट उनको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, क्या उन्होंने ये जो लॉ पारित किया है, जो कानून लाए हैं, क्या वो लीगल भी है, क्या उन्होंने अपनी रिस्पॉन्स, जो अथॉरिटी का मिसयूज़ तो नहीं किया है, ठीक है। तो ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, थर्ड हमारा प्रिंसिपल आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़, ये तो सिंपल है, एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे रूल्स एंड रिस्पेक्ट अथॉरिटी, ठीक है। एंड देयर शुड बी ट्रू एंड फेयर एग्रीमेंट, दोनों के बीच में सही से ट्रू एंड बिल्कुल जायज़ एग्रीमेंट होना चाहिए,
और उनको रूल्स को फॉलो करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए अथॉरिटी का। डिसिप्लिन बना रहे, जैसे कि एक सिविल सर्वेंट फॉलो करता है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत बार देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर सुपीरियर वन ही है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो किसी एक को ही, कोई एक ही उसको कमांड देगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड कि एक और कोई सुपीरियर टू भी है, कोई सुपीरियर थ्री भी है या सुपीरियर फोर भी है, वो भी इनको गाइडलाइंस दे रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये करना चाहिए। तो ये जो एम्प्लॉय होता है ये क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। इस वजह से हेनरी ने कहा था कि अगर ऑर्डर्स आने हैं तो किसी एक सुपीरियर से ही आने चाहिए। ठीक है, ये था इनका फोर्थ प्रिंसिपल, जिसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है कि पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट करता है एसपी को, नॉट मल्टीपल अथॉरिटीज साइमल्टेनियसली। वो सिर्फ एसपी को रिपोर्ट करता है जाके, ये नहीं कि एसपी के अलावा वो किसी और ऑफिसर्स को भी जाके आंसरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब भी सिमिलर है, इनमें बहुत बार कॉमन वो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन हेड एंड वन प्लान फॉर एक्टिविटीज़ विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स, कि एक ही हेड होगा, एक ही प्लान होगा, जो भी वो कार्य होने वाला है अभी बिजनेस में, और उनका सेम ही ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये हुआ डायरेक्शंस, जिसने एक ही कमांड। ठीक है, ये है कि एक ही शख्स उसको बताएगा कि ये काम करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही प्लान होगा एक्टिविटीज़ के लिए और सेम ही उसका ऑब्जेक्टिव होगा। देखो एग्जांपल से समझना, जैसे ऑल डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं अंडर अ सिंगल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ड्यूरिंग फ्लड। अब कोई फ्लड आ गया है ना, कोई आपदा आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो वहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो क्या हो गया, एक ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वहाँ से डायरेक्शंस आए हैं और सारे डिपार्टमेंट्स उस प्लान के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। सिक्स्थ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? ये फोकस करता है जनरल इंटरेस्ट पर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्या है ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मस्ट प्रिवेल ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। ये फिर से इन्होंने वही सेम लाइन रिपीट कर दी है। ठीक है, तो हमारा सिक्स्थ जो प्रिंसिपल है हिंदी द्वारा बोला गया वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो हमें फोकस करना है जनरल इंटरेस्ट पर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्या होता है कि अ, एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है वो अपने बेनिफिट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। तो हेनरी ने कहा है कि हमें मैनेजमेंट को इस तरीके से सिखाना है कि हम लोगों को समझाएं कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले आपको फोकस करना है जनरल इंटरेस्ट पर, जो सबके लिए बढ़िया रहेगा, जो सबके लिए सेम है, मतलब सबके मतलब नॉट सेम, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि सिर्फ आपका आपका ही अकेले का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, दिस इज द सिक्स्थ प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। तो हेनरी कहते हैं कि फेयर कंपनसेशन इंक्रीजेस मोटिवेशन। अगर उस एम्प्लॉय को बहुत, उसको फेयर पैसा मिले तो उसका मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन मिलेगी कि वो और अच्छे से और एफिशिएंटली काम करे उस बिजनेस में। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा है दे ही और शी शुड रिसीव एडिक्वेट रेमुनरेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वो मेल है तो ज़्यादा पैसे, फीमेल है तो कम पैसा। ठीक है, तो रेमुनरेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है मोटिवेशन को। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि पावर जो होनी चाहिए वो सेंटर के पास होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि
जो पावर होगी वो सेंटर के पास होगी और वो आगे क्या करेगा, इसको गाइडलाइंस देगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कंसंट्रेशन, जैसे कि यहाँ पर है, इंडिया प्रैक्टिसेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बैलेंस करता है सेंटर एंड स्टेट पावर। आपको पता है हमेशा सेंटर गाइडलाइंस बनाता है ना, गाइडेंस देता है, और आगे जितनी भी स्टेट्स हैं वो उस चीज़ को क्या करती है, फॉलो करती है। हमारा इंडिया क्या है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल है जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों हैं, ठीक है। लेकिन मोर पावर किसके पास है, सेंटर के पास, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलर चेन, वेरी सिंपल। इसका मतलब है क्लियर चेन ऑफ डिमांड, सॉरी, क्लियर चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। स्केलर चेन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि ये कोई टॉप में है, इधर इससे जो छोटे लेवल पर था वो बी है और इससे छोटा सी है, और इधर ही दूसरा डिपार्टमेंट था, यहाँ पे B1 है और यहाँ पे C1 है। तो एक जो कमांड है, जो एक ऑर्डर्स हैं, वो टॉप टू बॉटम फॉलो होते हैं। ए ने बी को कमांड दी, बी ने सी को कमांड दी। ऐसे ही यहाँ से जो डिपार्टमेंट अलग था, तो ए ने B1 को दी और B1 ने C1 को डिमांड दी, कमांड दी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, स्केलर, एक चेन बना होता है। लेकिन हमें एक और चीज़ सुनने को मिलती है जो होता है गैंग प्लैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब सी और यहाँ पे C1 दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। यहाँ लिखा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन फ्लो ऑफ कमांड इज ब्रेक्ड या ब्रीच्ड, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड गैंग प्लैंक। कई बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको जो फ्लो होता है उसको ब्रेक करना होता है और बहुत इमरजेंसी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो आपस में ही बातचीत कर लेते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो ये क्या क्रिएट करता है, गैंग प्लैंक, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो पहले इसको इससे बात करनी चाहिए थी, फिर इससे, इसको इसको बताना चाहिए था, फिर इसको, पर इन्होंने आपस में ही बातचीत करके इसको सॉल्व करा, बिकॉज ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, ओके। नेक्स्ट इज ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर में बोलते हैं कि राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, कि ऐसा बोला गया है हेनरी द्वारा कि जितना जो भी ह्यूमन पावर है, जो मैन है एंड मटेरियल शुड बी एट देयर राइट प्लेस, ठीक है। जहाँ उनकी जगह होनी चाहिए वो उसी जगह पर प्लेस्ड होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर पोस्टेड इन फाइनेंस, एग्रीकल्चर और हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। जो जो ऑफिसर था, जिस फील्ड में स्पेशलाइज था, वो अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट में ही क्या हुआ है, पोस्टेड हुआ है। ये मान लेते हैं कोई एक ऑफिसर फाइनेंस में बहुत अच्छा था तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया, उसको वहाँ पे पोस्ट करा। एक ऑफिसर एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत अच्छा था, उसको वहाँ पर पोस्ट किया। ऐसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है फेयर एंड काइंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छे से तरीके से और फेयर मैनर में, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड रैशनैलिटी, ठीक है। ये है सिंपल से इसका मतलब। फिर हमारा जो 12th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसका मतलब है हाई टर्नओवर रिड्यूसेस एफिशिएंसी। देखो, हमारे जो मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनमें क्या होना चाहिए, स्टेबल, वो लोग स्टेबल होने चाहिए। ये नहीं कि वो लोग बार बार बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं या फिर, है ना, इतनी ज़्यादा टर्न, इसको बोलते हैं टर्नओवर, मतलब जो चले जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो, अगर हाई टर्नओवर हो, इस वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी गिरती है, ठीक है। तभी हर बिजनेसमैन ये मेक श्योर करता है कि मेंबर्स जो रहे वो एक लॉन्ग टर्म तक रहे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, एग्जांपल लिखा है, नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर रिमूवल, ठीक है। उनके ज़्यादा क्या फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए उनको ट्रांसफ़र की या फिर हटाने की। इससे क्या होता है, बार बार किसी नए को काम सिखाना, किसी
फिर से ट्रेनिंग, फिर से सब कुछ। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट का फ्लो जो होता है वो ब्रेक होता है और जो हमारा बिज़नेस का गोल होता है उसको अचीव करने में डिले हो जाता है। ठीक है? ठीक है जी। उसके बाद है यहाँ पे इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि एनकरेज करना इनोवेशन को। यहाँ मैंने लिखा है कि जैसे चांसेस टू सबॉर्डिनेट्स, जो जो एम्प्लॉयज़ के अंडर सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको मौका देना कि वो भी मीटिंग्स में बोलें, वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें, ठीक है? अपने ओपिनियंस को बताएँ, जिससे क्या होगा उनके अंदर अ, जब हमारे पास उनके आइडियाज़ और ओपिनियंस मिलेंगे तो हमारे हमें दिखेगा कि वो क्या है, इनोवेटिव आइडियाज़ भी हो सकते हैं जो कि बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हेनरी हमेशा कहते थे कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए हमें इनिशिएटिव प्रिंसिपल को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल इनोवेशन मॉडल्स लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये पता होगा जो यूपीएससी स्टूडेंट है। ठीक है? 14th 14th हमारा जो प्रिंसिपल है इसका नाम है स्पिरिट डी कॉप्स। इसका मतलब कि हमें फोकस करना चाहिए टीम स्पिरिट पर, टीम बिल्डिंग पर। ठीक है? जिससे हम लोग और ज़्यादा अपने बिजनेस को, अपने मैनेजमेंट को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सके। ठीक है? तो ये था आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल द्वारा। और आई होप आपको समझ आया हो। मैंने कोशिश की है, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, और आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा क्लियरली और एफिशिएंटली आप तक कन्वे कर सकूं। अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट। एंड डू कमेंट कि आपको कैसा लगा, समझ आया या फिर आपको इसमें कुछ एडिशन चाहिए। ओके, थैंक यू।